अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, पिछले 2-3 वीक से ना एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है कि जनाब इंडिया की एक कंपनी है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो उनकी जो इस टाइम मार्केट वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से बढ़ गई है। कि पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसकी वर्थ से एक इंडिया की जो है वो कंपनी की मार्केट वैल्यू एक्सीड कर गई है। क्या ये न्यूज़ फेक है? कि कैसे पाकिस्तान को अगर देखें तो अगरचे इस टाइम पाकिस्तानी इकॉनमी के बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन एक कंपनी कैसे एक मुल्क की जीडीपी को एक्सीड कर सकती है? हम तो उनसे मुकाबला करते आए हैं, और एक टाइम था कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो जीडीपी है वो इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा थी पर कैपिटा के लिहाज से। तो कैसे एक कंपनी एक्सीड कर सकती है? तो इस न्यूज़ को ज़रा लॉजिकली देखते हैं हम। आपको ज़रा कुछ फैक्ट्स हैं उसको आप माइंड में रखें कि पिछले कुछ अरसे के दौरान अगर आप ये जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, बेसिकली ये 25 कंपनियों से मिलकर बनी हुई है। 25 कंपनियों का आप कह लें कि ग्रुप है, जिसमें ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है, जिसमें इनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसके अलावा इनके जनाब ये आटा चीनी से ले के आपकी जितने भी मशीनों तक के ये काम करती हैं मुख्तलिफ कंपनीज मिलके, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो पिछले कुछ साल के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है इंडिया की, उसमें ये कंटिन्यूसली जो है वो डे बाई डे प्रोग्रेस करते हुए एक रिकॉर्ड वैल्यू के ऊपर पहुँच गए हैं। इनका जो टोटल रेवेन्यू है इस टाइम, पूरी मार्केट वैल्यू जो है इनकी, वो जनाब $365 बिलियन है। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी जीडीपी है इस टाइम, जो आईएमएफ के अंदाजे के मुताबिक वो बनती है $341 बिलियन। और जो अगर आप वर्ल्ड बैंक का जो पाकिस्तान के बारे में ख्याल है, वो कहता है कि पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है वो 370 बिलियन है। तो यूँ अगर वर्ल्ड बैंक के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो पाकिस्तान की जीडीपी थोड़ी ज़्यादा है इनसे, टाटा वालों से, और अगर आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो थोड़ी कम है। तो किस तरह आप देखें कि एक कंपनी पाकिस्तान की जीडीपी को एक्सीड कर गई। और अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आप और ज़्यादा शॉक होंगे कि 1947 में जब दोनों मुल्क अलग-अलग हुए तो उस टाइम पे दोनों मुल्कों के हालात बुरे थे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो इंडिया की जीडीपी से बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसके बाद करते करते पहले 3 डेकेड, पहले पूरे 30 साल पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा रही। और जनाब अली, इवन कि आप देखें 1971 का टाइम जब मुल्क दो लख्त हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग-अलग हुए, उसके बाद भी पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया से ज़्यादा थी न, पर कैपिटा के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। और 1990 करते करते बाद अगर 1990 तक आ जाए तो 1990 में दोनों मुल्कों की जो जीडीपी थी वो बराबर थी, $370 पर कैपिटा दोनों की जीडीपी थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने ऐसा बैक गियर लगाया और इंडिया ने आगे से ऐसा फ्रंट गियर लगाया कि जनाब अब इस टाइम 2024 में जो इंडिया की जीडीपी है वो पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी में 11 गुना ज़्यादा है। ठीक है, वो 11 टाइम्स उनकी जीडीपी जो पर कैपिटा पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी से ज़्यादा है। तो ये है भाई इस टाइम की जो सूरत हाल। और आप ये सोचेंगे क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया? वजह तो बेशुमार है, उसके ऊपर बड़ी वजूहत है। कह सकते हैं जी पाकिस्तान ने एजुकेशन में तरक्की नहीं की, टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं की, बच्चों चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की गुर्बत बहुत ज़्यादा है जनाब, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन अगर 3 मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की जो मेन रीज़न है बिहाइंड, और अगर उन 3 चीज़ों में अगर आप उसको देखें तो पहला नंबर जो आता है कि पाकिस्तान ने जनाब पहला कर्जा जो आईएमएफ से लिया था वो लिया था 1960 में। और पहला जो कर्जे का इंजेक्शन पाकिस्तान को लगा वो 1960 में। फिर कर्जा लिया आईएमएफ से, फिर अमेरिका से एड ली, और अभी तक 2002 तक खाली अमेरिका की एड का अंदाज़ा लगाएं तो पाकिस्तान $73 बिलियन की एड ले चुका है अमेरिका से। 2002 तक की बात कर रहा हूँ। 2024 तक आओ तो ये आपकी 100 बिलियन से बढ़ जाती है ये एड का लेवल। और पाकिस्तान ने इतने इंजेक्शन लगवाए कर्जे के कि आप देखेंगे इस टाइम जो पाकिस्तान अभी आप देखें नून लीग की गवर्नमेंट आई है तो दोबारा फिर एक आईएमएफ के प्लान की तरफ जा रहे हैं। तो ये तकरीबन पाकिस्तान को आई थिंक 22वां इंजेक्शन लग रहा है ये कर्जे का, कि 22वां बेल आउट पैकेज जो है वो आईएमएफ से ले रहे हैं। कि हमने हर हुकूमत को, अगर आप पाकिस्तान की देखें तो वो यही कहते हैं कि जी अगर आईएमएफ से मुआहदा हो गया तो मुल्क चल जाएगा, वरना तो डिफ़ॉल्ट कर गया है। तो ये आईएमएफ का जो कर्जा है ये एक तरह का इंजेक्शन है जिसके ऊपर पाकिस्तान लगा हुआ है, नशे के इंजेक्शन के ऊपर, जो पाकिस्तान को लगता रहता है तो पाकिस्तान चलता रहता है। और हमने सिर्फ कर्ज़ों के ऊपर रिलाय किया, कर्जा लिया, मुल्क चलाया और चले गए। सबसे बड़ी वजह ये। दूसरी बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, के किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट नहीं करने दी। जो हमारे प्यारे भाई हैं वो या तो खुद गवर्नमेंट करने आ जाते हैं बॉयज़, या फिर जो कर रहे होते हैं उनको पीछे से चला रहे होते हैं।
तो ये दूसरी बड़ी वजह है। और तीसरी जो बड़ी वजह है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी इंडस्ट्री को ग्रो नहीं किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर से मुराद सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं होती या ये जनाब केमिकल इंडस्ट्री नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो आईटी इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री में काउंट होती है। इंडिया में इस टाइम जो आईटी इंडस्ट्री की खाली नेटवर्थ है ना, मार्केट वैल्यू हुआ $245 बिलियन, और पाकिस्तान में इस टाइम जो आईटी इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू है वो हुआ है $2.3 बिलियन। ठीक है, तो जनाब अली ये है फ़र्क, इतना ज़्यादा फ़र्क। यूँ ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं ये तो है मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से पाकिस्तान डीरेल हो रहा है। और मैं एक और भी इससे भी सिंपल बात करता हूँ कि अगर किसी बंदे को इकोनॉमी का आइडिया नहीं होता कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इंपोर्ट की क्या रेशो जा रही, मतलब बड़े बड़े चीज़ों का नहीं पता, तो बड़ा अगर उसने इकोनॉमी का अंदाज़ा लगाना है ना किसी मुल्क की, तो आप वो ये देख ले जस्ट कि इस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनका बिज़नेस क्या है। यानी कि जो उनका बिज़नेस जो है वो आया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो मेजर बिज़नेस मार्केट है उन्हीं के रिलेटेड है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप इंडिया की बात करें तो मुकेश अंबानी, अडानी, इसके अलावा जनाब शिव नादर, उनके बिजनेसमैन टॉप बिजनेसमैन में। और वर्ल्ड लेवल के ऊपर अगर आप बात करें एलन मस्क, इसके अलावा बिल गेट्स, जेफ बिजोस, ये लोग बिजनेसमैन हैं टॉप। यूँ मुकेश अंबानी को देखें तो उसका जनाब पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस है। इसके अलावा जनाब शिव नादर का देखें तो वो आईटी इंडस्ट्री को होल्ड कर रहा है। इसके अलावा आपका जो है अगर एलन मस्क को देखें तो टेस्ला कंपनी है, वो सबको पता है। इसके अलावा ट्विटर का भी होल्ड उसने ले लिया है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को ऑन करता है। तो ये बात करने का मकसद ये है दुनिया की टॉप मार्केट्स जिनके अंदर इस टाइम सबसे ज़्यादा बिज़नेस और अर्निंग हो रही है। यानी कि सारे के सारी अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें हैं। और पाकिस्तान की अगर आप हिसाब लगाएं तो यहाँ पे हर दूसरा बिजनेसमैन जो है वो सोसाइटी काट के बैठा हुआ है। ठीक है जनाब अली, आप बड़े बड़े बिजनेसमैनों को मलक रियाज साहब और इनको तो आप छोड़ दें, हम निचले लेवल की अगर बात कर लें कि हर शहर के अंदर अपने अपने शहर में देख लें कि जिस बंदे के पास भी पैसा है वो जनाब सोसाइटी काट के बैठा है या प्लाट लेके भेल कर रहा है, रियल इस्टेट का बिज़नेस चला रहा है। तो ये तो है सूरत हाल। यहाँ हम फसलों को काट काट के सोसाइटियाँ बना रहे हैं। ठीक है, और दुनिया जो है वो टेक्निकल और न्यू मॉडर्न बिजनेस करके दुनिया अर्न कर रही है। तो हमारे यहाँ डीएचए बन रहे हैं और इस तरह की सोसाइटियाँ जो है वो पाकिस्तान का टॉप बिजनेसमैन है। इसके अलावा अगर दूसरे लेवल पे देखें तो फिर लैंडलॉर्ड आ जाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, ज़राअत वाले बिजनेसमैन है पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं फैक्ट्रियों और कारखानों वाले। ठीक है, तो यूँ है पाकिस्तान में जो 47 में जो बिजनेस के रिसोर्स थे, यानी कि सबसे पहले एग्रीकल्चर, फिर टेक्सटाइल, ठीक है, फूड इंडस्ट्री, ये थे। आज भी पाकिस्तान के वही हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने कोई नई इंडस्ट्री जो है वो नहीं लगाई और इकॉनमी के सोर्स को डाइवर्सिफाई नहीं किया। हम वही पुराने तरीक़ों के ऊपर चल रहे हैं। तो यूँ इस चीज़ से भी आप किसी मुल्क की इकॉनमी का जो डीरेल होने का और उसका बैक गियर लगने का जो वजह है ना उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके अलावा बेशुमार वजूहात हैं तो वो तो आपको एक लंबा एक आप भी इससे आ जाएंगे। तो इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।